कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र प्री बोर्ड हेतु अभ्यास प्रश्न जारी किए गए हैं। उसमें 1 अंक के प्रश्नों का उत्तर वीडियो में डाल चुके हैं, उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं 2 अंक के प्रश्नों की। इसमें 6वां प्रश्न हम देखते हैं और उसको समझते हैं कि कैसे कैसे करना है। एक बैटरी के सिरों का 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर उसके सिरों का विभवांतर 40 वोल्ट से 30 वोल्ट हो जाता है, तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो 9 दिया है ये प्रतिरोध है बाहर का, तो बाह्य प्रतिरोध का मान R बराबर कितना हो जाएगा 9 ओम। जब हल करेंगे तो इसमें लिखेंगे ज्ञात R बराबर 9 ओम। फिर ये जो 40 वोल्ट दिया है ये इसका विद्युत वाहक बल है, तो E बराबर हो जाएगा 40 वोल्ट। और ये जो 30 वोल्ट दिया है इसके टर्मिनल विभवांतर है, ये हो जाएगा V बराबर 30 वोल्ट। अब इसके बाद जो हमारे पास सूत्र होता है आंतरिक प्रतिरोध का, उसको हम लगा के देखते हैं। तो ये मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ, R बराबर इन ब्रैकेट E अपॉन V माइनस 1 और इनटू होता है R। चलिए इसमें मान रख के देख लेते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध का मान आ जाएगा। जहाँ पर यह आंतरिक प्रतिरोध हो गया, बाकी इनके मान दिए हैं तो हल करके देख लेते हैं। यहाँ पर E का मान कितना दे दिया है 40, तो ये 40 रख दिया। फिर V का मान कितना दे दिया है, ये मैं 30 रख लिया। इसके बाद ये -1 हो गया। इसके बाद यहाँ कैपिटल R है, कैपिटल R का मान कितना है 9, तो यहाँ 9 लिख दिए। आगे इसको और हल करके देखते हैं तो यहाँ 0 0 तो कट जाएगा इस तरह से। अब ये 3 का इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 - 3/3। इस तरह से पूरा का लघुत्तम लेने के बाद इसका गुणा कर देंगे। अब यहाँ जब 3 लिख दिए हैं और गुणे में यहाँ बचेगा क्या 9, तो यहाँ 9 लिख दिए। आगे देखते हैं 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, बटे में कितना लिखा है 3 और गुणे में कितना हो गया 9। तो इस तरह से ये 3 और ये 3 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 3 ओम। इस तरह से हमको ये सवाल हल करना है। तो एक बार और देख लीजिए, ये जो मान दिया है ये कैपिटल R का, ये जो मान दिया है कैपिटल E का विद्युत वाहक बल, और ये हो जाएगा वोल्टेज। हाँ, आंतरिक प्रतिरोध का जो सूत्र होता है R बराबर E/V माइनस 1 R। इसमें E का मान रख देंगे, V का मान रख देंगे, माइनस 0 0 काट दिए, ये 9 हो गया। तो 4/3 बचेगा, 3 का गुणा 1 से कर देंगे तो 4 - 3 और बटे में हो जाएगा 3। अब ये 3 से ये 9 को काट दोगे तो 3 त्रिकाई क्या हो जाएगा 9, और ये इस तरह से 3 ओम आ जाएगा। चलिए अब आगे का देख लेते हैं। किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। उसके किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से 1 सेकंड में बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ जो धारा का मान है ये I हो गया, हम लिख लेंगे I बराबर हो गया 1 एम्पियर, और जो समय है वो है T बराबर कितना 1 सेकेंड। अब हम इसके लिए सूत्र देखते हैं। तो जो धारा का सूत्र होता है मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ये होता है I बराबर Q/T। इस तरह से आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अब जो Q होता है वो होता है NE। आवेश के क्वांटीकरण में हम सूत्र देखते हैं, Q का मान क्या होता है NE, और बटे में क्या हो गया T। अब यहाँ से हमको N पूछ रहा है तो इसके हिसाब से हम इसका सूत्र बना लेंगे। तो हम इसका पक्षांतर कर लेते हैं। देखिए T को पक्षांतर इधर कर देंगे, इधर कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा IT, और साथ में ये E का भी पक्षांतर कर देंगे तो गुणे में है तो क्या हो जाएगा अपॉन में E, और बराबर इधर क्या बचा N, तो N इधर लिख देते हैं या उधर लिख देते हैं, बात तो नहीं। इस तरह से ये सूत्र बनेगा। अब इसमें मान रखते हैं यार, I का मान कितना दिया है ये देख लेते हैं। I का मान दिया है 1, तो यहाँ 1 लिख दिए। फिर यहाँ T का मान देखते हैं, T का मान कितना दिया है 1, तो यहाँ 1 लिख दिए। फिर E का मान इसमें न दिया रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान है, इसको याद करके जाना पड़ेगा। 1.6 गुणे 10 की घात -19, ये इसका मान होता है। तो E की जगह पर इसका मान रख दिए। अब इसको हल करके देखते हैं आगे कैसे कैसे करना है। तो देखिए यहाँ N बराबर 1 1 का गुणा करेंगे 1 आएगा, इसका दशमलव भी हटा देंगे तो ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 16। ये 10/16 कैसे आ गया, इसका दशमलव हटाए हैं तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, और ये 10 की घात 19 है, -19 है, तो ये ऊपर जाके +19 हो जाएगा इस तरह से। ये तो 10/16 गुणे 10 की घात 19। आगे हम देखते हैं इसको
इससे एक शून्य उधार ले लेते हैं, माने एक 10 इधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 100/16। इसलिए लिए कि ये 16 से थोड़ा बड़ा बनाना है, अभी 10 था तो 16 से छोटा था, तो इसको बड़ा बनाने के लिए यहाँ से 10 ले लिए। जब उससे 10 ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 10 की घात 18। अब यदि हम 100 में 16 का भाग कर देंगे तो n का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.25 गुणे 10 की घात 18, ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसको हल करके बताना पड़ेगा, ऐसे आप सीधे नहीं लिख सकते हैं कि इसमें 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह से आपको हल करके बताना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 अंक का क्वेश्चन है। चलिए वो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन है एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। तो पहले मैं सूत्र लिख देता हूँ, ये हो जाएगा समाकलन, और ये हो गया b वेक्टर डॉट dl वेक्टर डॉट म्यू नॉट e। अब इसी से हमको इसको कथन बनाना है। तो चलिए हम ये चालू करते हैं। ये बंद पृष्ठ का चुंबकीय क्षेत्र का रेखी समाकलन, इसको ऐसा पढ़ते हैं, इसको घेरे को पढ़ते हैं बंद पृष्ठ, और ये चुंबकीय क्षेत्र, और ये रेखी, और ये जो बना है ये समाकलन। तो बंद पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखी समाकलन, उस पृष्ठ से गुजरने वाली धारा, इसका नाम लिए, उस पृष्ठ से गुजरने वाली धारा के म्यू0 गुना के बराबर होता है। यह एम्पियर का परिपथी नियम है। इसी को लिखना है शब्दों में और फिर इसका सूत्र लिखना है। फिर से देख लेते हैं, इसका नाम ले लीजिए बंद पृष्ठ के, फिर इसका नाम चुंबकीय क्षेत्र का, फिर इसका नाम रेखीय, फिर इसका नाम समाकलन, फिर इसका नाम उस पृष्ठ से गुजरने वाली धारा या उस पृष्ठ से प्रवाहित धारा ये म्यू0 गुना के बराबर होती है। इस तरह से एम्पियर का परिपथी नियम है। अब हम देख लेते हैं इसका अथवा वाला। संधारित्र दिष्ट धारा को रोकता है तथा प्रत्यावर्ती धारा को जाने देता है, क्यों? तो चलिए सबसे पहले संधारित्र के प्रतिघात की बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं संधारित्र का प्रतिघात xc बराबर क्या होता है, 1/ωc। ठीक, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दिष्ट धारा। तो दिष्ट धारा के लिए ओमेगा का मान कितना होता है, 0। यदि यहाँ ओमेगा का मान 0 कर देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इस तरह से हमको यहाँ बताना है ये किसके लिए हो गया, दिष्ट धारा के लिए। तो दिष्ट धारा के लिए संधारित्र अनंत प्रतिघात लगाता है, जिसके कारण वह धारा को प्रवाहित नहीं होने देता। प्रतिघात का मतलब प्रतिरोध है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा प्रतिघात ये उसकी आवृत्ति होती है, आवृत्ति शून्य नहीं होती, इसलिए उसको जाने देता है। तो चलिए फिर से बात करते हैं, इसमें क्या क्या लिखना है। संधारित्र दिष्ट धारा को रोक लेता है क्योंकि संधारित्र द्वारा डाला गया प्रतिघात अनंत होता है। दूसरी तरफ प्रत्यावर्ती धारा को जाने देता है क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति शून्य नहीं होती। तो दिष्ट धारा में जो आवृत्ति होती है शून्य होती है, जिससे प्रतिघात अनंत होता है और वो धारा को रोक लेता है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति शून्य नहीं होती है, इसलिए वह प्रत्यावर्ती धारा को जाने देता है। इस तरह से दोनों का हमको यहाँ पर कारण बता करके लिखना है। चलिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसका SI मात्रक लिखिए। तो सीधा सीधा है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी तल के, मान लीजिए ये कोई तल है, ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी तल के अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को, ये बल रेखा या विद्युत क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी तल के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और इसका SI मात्रक लिखा है, इसका SI मात्रक क्या होता है, वेबर है। ये चित्र बनाएं या ना बनाएं जरूरी नहीं है, चित्र बनाने के लिए आवश्यक नहीं है, आप इसमें इतना भर लिख देंगे, केवल चित्र परिभाषा के लिए है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी तल के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका SI मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। इस तरह से हमको लिखना है। अब हम इसका अथवा वाला देखते हैं, लेंज का नियम। तो लेंज का नियम क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित धारा की दिशा या विद्युत वाहक बल की ध्रुवता इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। तो इसका वीडियो तो पहले भी बन चुका है, फिर भी आप दोबारा से सुन लीजिए।
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित धारा की दिशा या विद्युत वाहक बल की ध्रुवता इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। इतना हमको लेंज के नियम में लिखना है। चलिए अब 9वें क्वेश्चन में पहुंच जाते हैं। तो 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो। तो चलिए वक्रता फोकस दूरी ज्ञात करना है तो पहले वाले में देखते हैं। यहाँ पर जो सूत्र होगा फोकस दूरी का, ये F बराबर हो जाएगा R/2, R/2, ठीक। लेकिन यहाँ R का मान कितना दिया है, 20, वक्रता त्रिज्या 20 दिया है। अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या का मान माइनस में होता है, इसलिए हो जाएगा -20/2 बराबर कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। इस तरह से इसकी फोकस दूरी माइनस में होगी। और वैसे भी ध्यान रखना है, अवतल दर्पण हो, अवतल लेंस हो, उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती, उत्तल की क्या होती, धनात्मक। अब हम इसी तरह से हम किसका निकाल दें, इसका दूसरे वाले का। तो चलिए अब दूसरे वाले में चलते हैं। दूसरे वाले में भी वही सूत्र हो जाएगा, F बराबर कितना हो जाता है, R/2, वक्रता त्रिज्या का आधा। लेकिन यहाँ उत्तल दर्पण है और ये वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 है, तो इसका मान हम 20 का धन में ले लेंगे। तो 20/2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर। इस तरह से 1 का +10 और 1 का क्या हो जाएगा, -10। इस तरह से हम दोनों को हल करेंगे। अब हम देखते हैं इसका 9वां नंबर का क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करिए। तो चलिए इसका सूत्र देखते हैं, इसको हल करके देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ जो अपवर्तनांक का सूत्र होता है, ये होता है μ बराबर C/V, माने प्रकाश में वो निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अब हमको ये V निकालना है, तो V को हम इधर भेज देंगे। तो ये सूत्र कैसे बन जाएगा, चलिए देखते हैं। ये बना V बराबर C और बटे में क्या बनेगा, μ। अब C का मान दिया है, C माने प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, ये वाला मान। और नहीं भी दिया रहेगा तो इसको याद करके जाना पड़ता है, कभी कभी ये दिया नहीं रहता। वायु में प्रकाश की चाल हो गई ये 3 × 10⁸। अब यहाँ म्यू का मान देखते हैं। म्यू का मान कितना है ये देख लीजिए, अपवर्तनांक दिया 1.5, तो ये कर लिए 1.5। इसको आगे हल करके देखते हैं। तो यदि ये हम दशमलव हटाएंगे तो ये 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30/15 और गुणे कितना हो गया, 10⁸। अब यहाँ से हम इसको भाग करेंगे तो V बराबर कितना हो गया, 15 दूनी 30, तो 2 × 10⁸ और साथ में इसका मात्रक लिखना पड़ेगा, ये मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से इसका ये जो है प्रकाश की चाल हो जाएगी कांच के अंदर। इस तरह से हमको इसका मान निकाल देना है। चलिए अब 10वां नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। तो 10वां नंबर का प्रश्न कैसा है, विस्थापन धारा किसे कहते हैं। तो निर्वात में विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न धारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्वात, और निर्वात में हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करना है। तो निर्वात में विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। केवल इतना परिभाषा लिखना है। दूसरा ये है, साबुन का बुलबुला रंगीन क्यों दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमको क्या जवाब देना है कि जब प्रकाश किरण साबुन के बुलबुले पर आपतित होती है, पड़ती है, जैसे प्रकाश किरण है साबुन के बुलबुले पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरणों के बीच व्यतिकरण होता है, जो इससे टकराएंगी। टकराने के बाद यहाँ पर ये किरणें जब निकलेंगी तो उनके बीच क्या होता है, व्यतिकरण। इसके कारण साबुन का बुलबुला कैसा दिखाई देता है, रंगीन दिखाई देता है। तो इसी को पढ़ देना है कि जब प्रकाश किरण वायु के बुलबुले पर आपतित होती है तो उसके परावर्तित प्रकाश के बीच व्यतिकरण होता है, जिससे साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है।
तो इस तरह से इसका आंसर है। अब 11 नंबर के क्वेश्चन में पहुंच चलते हैं। डी ब्रॉगली तरंग क्या है? डी ब्रॉगली तरंग समीकरण लिखिए। तो वे गतिमान कण के साथ संलग्न तरंग को डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं। फिर से परिभाषा सुन लीजिए। गतिमान कण के साथ संलग्न या जुड़ी तरंग को डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं। फिर इसका तरंग समीकरण पूछा है, तो इसके तरंग समीकरण का सूत्र होता है लैम्डा बराबर h/mv। फिर जहाँ करके हमको लिखना है लैम्डा तरंग दैर्ध्य, h प्लांक नियतांक, m कण का द्रव्यमान और v कण का वेग है। इतना हमको इसमें लिखना है। फिर इसके बाद 11 नंबर के अथवा वाले में पहुंचते हैं। बोर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है? बोर की प्रथम कक्षा में तो हम जानते हैं बोर के परमाणु मॉडल के हिसाब से कि परमाणु उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। तो कहने का मतलब ये है कोणीय संवेग का जो सूत्र होता है ये होता है nh/2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बोर के सिद्धांत से L बराबर nh/2। अब प्रथम कक्षा बोल रहा है तो n बराबर 1 के लिए यहाँ हो जाएगा n बराबर 1 के लिए। तो जब n बराबर 1 के लिए बात करेंगे तो ये हो जाएगा L और 1 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा h/2। इस तरह ये कोणीय संवेग किसके बन जाएगा? प्रथम कक्षा का। तो केवल इतना हमको निकालना, L बराबर कितना? h/2। अब 12वें नंबर के क्वेश्चन में पहुंचते हैं। p-n संधि डायोड क्या है? तो जब p प्रकार के अर्धचालक को, ये p प्रकार का अर्धचालक हो गया, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, और n प्रकार के अर्धचालक को डोपिंग विधि द्वारा जोड़ देते हैं, ये n प्रकार का अर्धचालक हो गया, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो इसे क्या कहते हैं? p-n संधि डायोड। तो सीधे सीधे जब p प्रकार के अर्धचालक को n प्रकार के अर्धचालक के साथ डोपिंग विधि द्वारा जोड़ दिया जाता है तो इसे p-n संधि डायोड कहते हैं। अब इसका जो है 12वां और 2 अंक का लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। किसी शुद्ध अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी चालकता जो होती है बढ़ जाती है, लेकिन 2 अंक का है तो थोड़ा डिटेल करना पड़ेगा। तो यही है कि जब अर्धचालक का ताप बढ़ाते हैं तो उसके कुछ सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं जिससे होल और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण उसकी चालकता बढ़ जाती है। बस इतना लिखना है। तो चलिए फिर से बात करते हैं कि जब हम ताप बढ़ाएंगे तो सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं जिससे क्या क्या उत्पन्न होंगे? होल और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण उसकी चालकता बढ़ जाती है। ये उत्पन्न होते हैं या स्वतंत्र होते हैं या ये चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए उसकी चालकता बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हैं जो 2-2 अंक के हैं। ये 7 क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, तो इसको तैयारी कर लीजिएगा, देखिएगा और इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों के पास भेजिए, उनके पास भी ये मैटर पहुँचे। थैंक यू।